देखो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया है क्या चक्कर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज, है ना। तो पढ़े आए 12th में कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होंगी। क्या होगा, सॉल्यूशन का रंग होगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है ना। तो बोले कुछ प्रॉपर्टी हैं और भी होती है कुछ प्रॉपर्टी, बोले कुछ प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है, कोई कुछ प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है। बोले सॉल्यूशन की वाली वो वाली प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब भैया किसके, सॉल्यूट के। करंट लग रहा है अब ना तो नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ, हाँ सॉल्यूट के पार्टिकल पे। तो कोई सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी 50-60 मानो, उनमें से चूज कर लो, थोड़ी सिलेक्ट कर लो। बोले वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ उस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। मान लो आपने नमक डाल दिए, नमक के कितने पार्टिकल हैं उस पर डिपेंड करेंगी। नमक कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट, पानी के अंदर डालोगे तो, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। चाहे आपने 10 पार्टिकल चाहे नमक के डाल दिए, चाहे आपने 10 पार्टिकल चीनी के डाल दिए गिनकर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करेंगे। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो असर आएगा ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। वो इस पर नहीं करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसके हैं, चीनी के हैं, नमक के हैं, कौन से वाले नमक के हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करने का। तो ये बात समझ में आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बोले क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है ना, सिर्फ गिनती पे आता है। वही नमक के 10 पार्टिकल डालोगे, नमक के 11 पार्टिकल डालो, कैसे देख रहे हैं ये लड़की को, देखें मुइन टक देख रहे हैं मुझे ऐसे करके, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करने का। आगे मेरी बात समझ में। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो ये रही, बहुत देर से तुम देख ही रहोगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग कोई सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप खाली पानी है उसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल डाल देंगे, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे जो फ्रीजिंग है ना, फ्रीजिंग पॉइंट्स का डिप्रेशन मतलब कम हो जाता है, लो हो जाता है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बताऊंगा मैं, एक्सप्लेन करूंगा। पहले ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करूंगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से बढ़ जाता है ना, वो बात हो जाएगी तब। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है सारी की सारी। कितनी है, 4। तो एक एक करके हम कर लें। पहली वाली हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम वहां पढ़ चुके थे रोल्स लॉ में। कौन सा वाला रोल्स लॉ था, जब लिक्विड के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था हमने, यही तो बात थी। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा कि देखो भाई, ये ऐसे है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो है, तो उसके अंदर क्या मिला लिया, थोड़ा सा हमने ये वाटर मिला दिया, ठीक है। ऐसी सेम इस जैसा सेम यहां पर कम कहां चलेगा, ये क्या हो रहा है, अरे चलो छोड़ो इसे, हम अपने खुद मेहनत कर लेंगे, बना लेंगे। ये देखिए, इसमें ये क्या है, सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने ये खाली क्या है, सॉल्यूशन है बस। सॉरी खाली क्या है, इसको हम सॉल्यूशन नाम आके हम इसको सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने थोड़े से सॉलिड पार्टिकल मिला दिए।
ये येलो वाली मिला दी मैंने सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। जो इसका वेपर प्रेशर होता है, किसका, इसका, ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं। तो जो इस सॉल्वेंट की जो वेपर्स हैं वो ज्यादा बनेंगी, है ना, बताया था नहीं बात मैंने। तो जैसे ही आपने इसके अंदर कोई सॉल्ट मिला दिया या भी कोई भी सॉलिड मिला दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी वेपर्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो उसका प्रेशर भी कम होगा। इस वाले को क्या बोलते थे, पी नॉट ए। तो ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, ये कम हो गया, कम हो गया, कितना हो गया बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन है भाई, ये सॉल्यूशन है, और ये कौन है, ये सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डाल दिया, सॉलिड पार्टिकल डाल दिया आपने, वो डाल दिया, देखिए। तो सॉल्वेंट के अंदर जब आपने सॉलिड पार्टिकल डाले तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो इसकी जब खाली सिर्फ और सिर्फ ये था, सॉल्वेंट था, ये कितना था, इसका ज्यादा था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, नहीं था। जब वेपर ज्यादा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा। यहां देखिए वेपर कम तो उसका प्रेशर भी कम। तो एक्चुअली जो यहां पे ये जो वेपर बनी है वो कौन से वाले पार्टिकल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल से बनी है, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से ये तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो ये ऊपर नहीं जाएंगी, सारी की सारी वेपर क्या होंगी, इसी की होंगी। तो यहां पे ये अच्छी खासी वेपर बनी थी यहां पे इस सॉल्वेंट की, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, वेपर कैसी हो गई, कम हो गई, ठीक है। इस कम को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, भैया ये थी ये वाली वेपर, में से वाली वेपर निकाल दो, ये वाली वेपर का वेपर प्रेशर में से ये वाली वेपर का वेपर प्रेशर को माइनस कर दो, तो ये कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, कि भाई ये कमी आई, मान लो मैंने माना कि ये 100 था, ये 80 हो गया, इतना डिफरेंस नहीं होता, फिर भी मैं समझाने के लिए थोड़ी बड़ी टर्म रहती है तो समझ में अच्छा आता है, पॉइंटों में कम होता है, ठीक है। तो मान लो ये इतना कम हो गया, और डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, इसे माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस मतलब लोअरिंग कितने का आई, डिक्रीज कितने का आया, 20 का आया। और जब 20 का डिक्रीज आया तो अब बात करें कि पहले कितना था, बोले 100 था स्टार्टिंग में, सॉल्वेंट का, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 100 था, 100 में से कितनी कमी आ गई, 20। तो 20 डिवाइड बाई 100, मतलब ये कितना, पी नॉट ए। इस बात को बोलते हैं, अब इस टर्म को बोलेंगे रिलेटिव। अभी लोअरिंग नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव। किसका रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में कितनी कमी आई, पहले इनिशियली कितना था उस सॉल्वेंट का, उसमें हमने सॉल्यूट डाला, जो कमी आई उसे लिखेंगे लोअरिंग, और ये रिलेटिव, तो वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के। बताओ ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे, है ना, ये पढ़े थे। अभी हम यहां पे आई फैक्टर की बात नहीं करेंगे, आई फैक्टर की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये क्या एक प्रॉपर्टी है, मतलब क्या नाम है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी आ गई या बढ़ गया, वो जो भी हुआ वो किसके बराबर है, सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा है ना। तो हमने क्या कहा, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन, ये। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खाली डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये पूरा तो डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर। ये कौन है, सॉलिड, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अरे नंबर, मोल फ्रैक्शन है ये। मोल फ्रैक्शन कैसे मिलकर बनता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेंगे तो भैया मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। तो ये एकदम मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा सॉलिड पार्टिकल का तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी घटेंगे सॉलिड पार्टिकल के, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा इस पर डिपेंड कर रहा है। ये कौन है,
मोल फ्रैक्शन है, लेकिन मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के। तो मैं ये कह सकता हूं जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करेगी वो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ये नहीं कि नाम है सॉलिड के पार्टिकल किसके हैं, नमक के हैं, यूरिया के हैं, चीनी के हैं, शुगर के हैं, काय के हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नमक के पार्टिकल कम होंगे तो भैया क्या नाम है लोअरिंग वेपर प्रेशर भैया कम आएगी, और ये पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही नहीं कर रही? बताओ, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही नहीं कर रही? क्योंकि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अरे मोल फ्रैक्शन यही तो होता है, ये जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एनटी क्या होता है, Na प्लस NB होता है ना। ये इस पर तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं है इसके। ये बढ़ेगा तो भाई साहब ये वैल्यू भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है ये पूरी की पूरी वैल्यू। और ये इसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इतनी बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, है ना? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब इसको, एक तो ये सॉल्वेंट है, इसको हमें बॉयल कराना है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी चीज बॉयल कब होती है? जब इसका जो वेपर है, ये वाली वेपर, ये वेपर का प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए तो ये चीज बॉयल हो जाती है। इतनी बात पता है ना? क्यों भैया, पता है ना? पता है, अच्छी बात है, पता है। तो क्या नाम है, ये और ये किसके बराबर हो जाए? 1 atm के बराबर हो जाए। अच्छा, ये मान लो सेम टेम्परेचर, मान लो रूम टेम्परेचर पे ये हालात हैं दोनों की, तो इसकी वेपर कम है, इसकी वेपर ज्यादा है, तो प्रेशर इस वक्त सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का ज्यादा। जो सॉल्यूशन में जो ये वेपर प्रेशर बना है ना, ये भी इसके जो पार्टिकल है वो ये सॉल्वेंट वाले पार्टिकल ही गए ऊपर, सॉलिड वाला तो गया नहीं। जो यहाँ पे अच्छे खासे सॉल्वेंट वाले पार्टिकल ऊपर अच्छे खासे गए थे, सॉल्यूट डलने पर ये पार्टिकल कम बने वेपर में। किसकी वजह से? सॉलिड की वजह से। तो जैसे जैसे सॉलिड डालेंगे आप, ऐसे ऐसे वेपर कम बनेंगी, ऐसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा? वो क्या नाम है, ज्यादा पार्टिकल डालने पे ज्यादा आएगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा वो, है ना? ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं इसको भी वेट 1 atm बनाना है, इसको भी 1 atm बनाना है। ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो जैसे ही आप हीट करेंगे, ये वाली वेपर थोड़ी सी इधर जाएंगी। मान लो आपने 25 से मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड करा, फिर 100 पे ले गए थे, तो हमें पता है ये, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, तो वाटर का जो 1 atm कब होगा? अब 25 पे तो ये है, इतनी वेपर है, और जैसे ही आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चले जाओगे, इसको अब हीट करोगे तो वेपर आपकी बढ़ जाएंगी, है ना? और वेपर बढ़ेंगी, ये वेपर बढ़ जाएंगी, और वेपर बढ़ के कितनी हो जाएंगी? इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ? 1 atm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या नाम है, ये इसका मतलब ये अब ऊपर जाने लगेंगी। तो जिस पर इसका प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर इसका प्रेशर 1 atm हो जाता है, वो ही क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 होता है। 100 टेम्परेचर आप करेंगे तो ये वेपर इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी कि उनका कुल मिला के जो प्रेशर होगा वो कितना जाएगा? 1 atm हो जाएगा, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये वेपर तो पहली कम थी यहाँ पे, अब इसको क्या नाम है, अब इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये थी, इतनी वेपर थी। जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाओगे तो वेपर इसकी भी बढ़ेंगी, है ना? क्योंकि हमने शुरू में बताया है कि जो वेपर प्रेशर है वो Kp के बराबर था। Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आया था, है ना? तो हमने कहा कि वो Kp टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये भी आपका वेपर प्रेशर भी क्या पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर आएगा। तो अभी वेपर प्रेशर कम है यहाँ पे। अब जब इसे इसको आप 100 डिग्री पे हीट करोगे तो ये वेपर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो क्या ये जो वेपर है 100 पे इसी के बराबर होंगी, सेम इसके बराबर होंगी? नहीं, क्योंकि जब शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कम थी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की क्या होंगी? कम होंगी, ठीक है? वो मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी का रीजन, वजह क्या होती है कि क्यों होती है, वो पिछले वाले लेक्चर में आप देख लेना, है ना? तो यहां पे कम होंगी, तो इसको इतना करने में थोड़ा और हीट करना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम आपको 102 या 103 लेके जाना पड़ेगा, तब जाके इसकी वेपर थोड़ी और बढ़ेंगी, तब जाके इसकी क्या हो जाएगी? 1 atm हो जाएगी, है ना? तब क्या हो जाएगा? इसका 1 atm हो जाएगा। तो इसका जो 1 atm हो रहा है, मतलब जितनी वेपर ये इकट्ठी कर रहा है, इतनी वेपर इसको इकट्ठा करने के लिए, मतलब 1 atm प्रेशर एग्जर्टेड करें वो, इतना वेपर बनाने के लिए
या इतना प्रेशर डेवलप करने के लिए, वेपर प्रेशर डेवलप करने के लिए इसको 102 डिग्री, फॉर एग्जांपल 102 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और इसको कितना चाहिए 100। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 2, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया नहीं बढ़ गया। ये किसका है सॉल्वेंट का, और ये किसका है सॉल्यूशन का। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि जब आप एक सिंपल पानी में, सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में आप सॉलिड पार्टिकल डालते हैं, आप सॉलिड पार्टिकल डालते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल डालने से क्या होता है, वेपर कम बन पाती है। और मैंने पहले कल भी बताया, वेपर कम होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसकी वेपर कम थी, इसकी वेपर ज्यादा थी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये 100 पे 180 क्रिएट कर पाएगा, ये 102 पे, इसको 102 करना पड़ेगा तब जाके क्रिएट कर पाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीज या एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब आप सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं। तो जितने आप पार्टिकल मिलाएंगे, यहां पे आप जितने पार्टिकल मिलाएंगे सॉलिड पार्टिकल, इतनी ही वेपर कम बनेगी, इसके मुकाबले बनेगी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि वो एंट्रोपी बढ़ा देगी यहां की, हमने बताया था ना रीजन। तो इतनी, जितने आप सॉलिड पार्टिकल बढ़ाएंगे इतनी ही वेपर कम बनेगी, और जितनी वेपर कम बनेगी इतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड कर रहा है वो काय पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। और जो भी प्रॉपर्टी एलिवेशन, खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो कैसे बढ़ रहा है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल आप ज्यादा डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं कोई तीसरा सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, इसके मुकाबले, और इससे ज्यादा पार्टिकल डालूं, इस पानी के अंदर इससे ज्यादा पार्टिकल डालूं, तो इसकी वेपर और कम बनेगी, है ना। तो उसको 180 बनाने के लिए 102 ना लेके 104 डालना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका और ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, इसका 102, मान लो इसका 104, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मैंने ज्यादा डाले, इसमें कम डाले, इसमें 100 डाले, इसमें तो 150 डाले, फॉर एग्जांपल इसमें कम डाले, इसमें मैंने ज्यादा डाले। तो जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आप ज्यादा डालोगे इतना ही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये माइनस ये, है ना, ये माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ये, मतलब किसी को माइनस कर देंगे तो डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा टी भी कितना आ जाएगा, बड़ा है ना, तो बड़ा तो पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा वाला ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये फाइनल वाली कंडीशन है ना। तो वो कितनी है 102। अगर मैं इसकी बात करूं 102 माइनस 100। अब मैंने कहा कि इसको केल्विन में लेते हैं, केमिस्ट्री के अंदर केल्विन में लेना टेम्परेचर। हम यहां मैंने क्या एग्जाम ले रखा है, सेंटीग्रेड में ले रखा है, तो आप 373 कर ले, 273 ऐड कर दे। लेकिन मैंने कहा डिफरेंस आप सेंटीग्रेड का डिफरेंस करें, चाहे आप अभी सेंटीग्रेड में डिफरेंस देखें तब भी वही वैल्यू आती है। आप इसको केल्विन में कर लीजिए, इसको केल्विन में कर लीजिए, तब माइनस करेंगे तब भी वही आती है। तो आपको क्या नाम है, शॉर्ट ट्रिक देखोगे, इसे इसमें से माइनस कर लो तो आएगा 2। चाहे आप इसको 102 में से 100 को माइनस करो तब भी 2 आएगा। यहां पे कितना आएगा 373, और ये कितना आएगा 375। 375 में 373 को माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 2 क्या आ गया, ये केल्विन आ गया, 2 केल्विन आ गया। तो आपको क्या नाम है, आप इसमें से माइनस कर सकते हो, लेकिन यहां जो माइनस करके आएगा वो आप सेंटीग्रेड में लिखो, वो केल्विन में लिखो, क्योंकि आप डिफरेंस जो होता है वो केल्विन का भी सेम ही हो जाता है और सेंटीग्रेड का भी हो जाता है। ठीक है, बस ये आपका ये क्या है, 2 केल्विन का आपका डिफरेंस आ गया। आगे डेल्टा टी भी समझ में आ गया, क्या है 2 केल्विन। आप लेकिन यहां पे आप 2 केल्विन लिखो, ठीक है, डेल्टा टी भी क्या आ गया 2 केल्विन। अब इसी में और इसमें कितना आ गया, इसमें 4 केल्विन का आ गया। इसके लिए और इसके लिए क्या आएगा, डेल्टा टी भी 4 केल्विन, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो हम कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम थे, और ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया इसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा मिला है। तो डेल्टा टी भी जो लगातार बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, एलिवेशन हो रहा नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आप जितने मिलाएंगे इतना ही डेल्टा टी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए हम क्या नाम है, सिंपल सी बात है, जो डेल्टा टी भी है आपका, डेल्टा टी भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो डेल्टा टी भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसेंट्रेशन के। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और कंसेंट्रेशन को हम यहां पे लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी लेते हैं भाई साहब, टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर घट और बढ़ रहा है, और टेम्परेचर अगर मोलारिटी लेंगे तो वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो हमने यहां पे क्या ले ली, मोलालिटी। हमने झंझट खत्म कर दिया कि नापने वापने में गलती ना हो, तो यहां पे लेते हैं मोलालिटी। मोलारिटी नहीं लेते, मोलालिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर चेंज होने पे वो चेंज आ जाता है ना अलग अलग, तो यहां पे मोलालिटी लेते हैं हम, कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में? अच्छा, सेम ऐसे ही होता है डेल्टा टी एफ। अब देखिए,
अब ये जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट का बिल्कुल उल्टा रहता है, ठीक है। रीजन वही रहता है कि आप नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे मिलाएंगे। मान लो ये पानी को आप फ्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये कितने पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको फ्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मानो ये फ्रीज हो रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होता है ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होता, ये कम पे होगा। इसका क्या हो जाएगा, -2 -3 ऐसे आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डालने से क्या हो रहा, घट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, सारे का सबका मसला क्या होता है, वेपर से मतलब होता है ना। जिसकी वेपर यहां पे ज्यादा, ये वेपर ज्यादा थी, ये वेपर कैसे हो गई, कम हो गई, है ना, वेपर कम हो गई। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा आपका क्या नाम है, जिसकी वेपर कम होंगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा और लो आएगा, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होता है, वो भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिप्रेशन का मतलब घटना, ठीक है। तो ये कितना था इसका, इसमें था, इसे इसमें से घटाएंगे, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा हूं मैं, इसे कर रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या है, डिप्रेशन कमी आ रही है ना। तो ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक को हम लास्ट में दे रखा पीपीटी में, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, है ना, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको मैं एकदम से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ये 3 चीजें मैं आपको, ये तो मैं कर चुका हूं, ये वाली चीज एक्सप्लेन पहले ही, ये 2 बातें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी। यहां पे देखो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो हमने पढ़ी वो नॉर्मल वाली पढ़ी। अभी ये एक फॉर्मूला ये पढ़ा, एक फॉर्मूला ये पढ़ा। अब ये के बी क्या है, जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी लगा रखा था उसे मैंने हटा दिया, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह आ गया के बी, ठीक है। के बी का मतलब क्या, मान लो कोई डेल्टा टीवी जो भी आपका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आप की एम जो है वो कितनी हो जाए, 1 आ जाए। 1 कब होगी, जब जो आपकी कंसंट्रेशन है सॉलिड पार्टिकल की 1 मोल पर केजी हो जाए। तो ये क्या है, मोलालिटी है ना, 1 मोल पर केजी हो जाए। तो आपका केबी किसके बराबर हो जाएगा, टीबी के बराबर। मतलब केबी चीज क्या है, केबी जो कांस्टेंट है वो क्या चीज है, एक स्पेसिफिक टर्म है ना, एक, है ना। तो ये क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये स्पेसिफिक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया कब, बोले ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। बोले कब, जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब 1 मोल पर केजी हो। अगर आपको एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं, आपने लिया पानी लेकर आए आप, उसका आपने टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, फिर उसमें आपने 1 मोल क्या डाल दिए, 1 किलो पानी लिया, सॉल्वेंट 1 किलो लिया, उसमें आपने 1 केजी का डाल दिया, 1 केजी का डाल दिया, आपने सॉल्यूट डाल दिया, है ना। तब जो आपका जो भी एलिवेशन ये जो आएगा उसको हम केबी बोलेंगे, केबी ये होता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। या फिर बोलते हैं मोलर हो गया ना, यहां पे ये एक मोलर हो गया ना, तो बोलते हैं इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या बोलते हैं, मोलर नहीं, मोलल, क्योंकि हम पे मोलिटी यूज कर रहे हैं ना। जब आपकी 1 मोल हो, मोलिटी कैसी हो, मोलर हो। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल पर केजी, ठीक है। मोलालिटी कितनी है, 1 स्मॉल एम हो, या फिर 1 स्मॉल एम का मतलब क्या है, 1 मोल पर केजी हो, ठीक है। तो जब मोलर हो तो इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर बोलते हैं इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन देख लेना, कोई इतना वो नहीं है, वो स्पेलिंग है, कर लेना, चेंज कर लेना, डबल एम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसी सेम ये होता है भाई साहब, ये वाला, ये के एफ क्या है, के एफ का जब भी ये क्या हो, कंसंट्रेशन कैसी हो, 1 मोलर हो, यूनिटी हो जाए, तो क्या होगा, के एफ के बाद जो भी आपके टेम्परेचर में कमी आ रही है तो वो के एफ के बराबर होगी, के एफ के बराबर होगी। तो हमेशा होगी, बोले नहीं,
जब आप कंसंट्रेशन ये लेंगे m की बराबर m की वैल्यू क्या लेंगे 1 मोल पर केजी लेंगे, तब जो भी डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का वो क्या है आपका, वो KF है। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, KF है। KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक जो भी वर्ड, क्रायोग्राफी जो भी बात होती है ना, क्रायो का मतलब ही फ्रीजिंग से होता है, वेरी कूल से होता है ना। क्रायोस्कोपिक इसलिए है, इब्लोस्कोपिक का बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है और क्रायो का फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब है, तो उसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये बात कर रहे थे हम नॉर्मल कब, अगर मैंने पार्टिकल, मैंने 10 चीनी के पार्टिकल डाले, 10 चीनी मतलब शुगर, उसको मैंने उसके अंदर डाला, तो उसके अंदर 10 के 10 ही रहते हैं। मुझे पता है मैंने 10 डाले पार्टिकल, वो 10 ही रहे, वो टूट कर ज्यादा ना बने या जुड़कर कम ना हो जाए, तो तब मेरे को क्या नाम है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही बोलूंगा मैं, है ना। तो वहां पे तो यहां पे आई नहीं आता, वांट ऑफ फैक्टर आई नहीं आता, ठीक है। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता सॉलिड पार्टिकल का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें वांट ऑफ फैक्टर की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा ये लगेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसके आगे आई लगा सकते हैं, कहां लगा सकते हैं, आई यहां लगा सकते हैं आप, आई यहां लगा सकते हैं आप, आई यहां लगा सकते हैं, आई यहां लगाते हैं, लेकिन यहां पे आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब आई का मतलब जितने आपने पार्टिकल डाले, मानो आपने 100 पार्टिकल डाले किसी के अंदर और वो टूट गए 200 नहीं हुए, वो 100 के 100 ही रहे, तो आई कितना रहेगा, 1। तो आई यहां पे 1 रहता है, वांट ऑफ फैक्टर यहां पे क्या रहता है, 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपने डाले चीनी के, वो इतने रहे। नमक के पार्टिकल डबल हो जाते हैं, आपने 1 नमक डाला NaCl, तो पानी के अंदर डाल दे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू तब क्या कहेंगे हम, अब मान लो आपने 100 पार्टिकल डाले, तो पार्टिकल कितने हो गए, वो 200, तो कितना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे आई की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल टूटेंगे ही, है ना। क्योंकि ये काय पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है सब प्रॉपर्टियां, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, आपने सोचा यार मैंने तो 100 NaCl डाले, लेकिन क्या सच में 100 होते हैं, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 200। तो हमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपने 100 के बजाय 200 हो गए ना, तो आपको दुगने हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दुगना असर आएगा ना फिर, तो है ना। जो भी इनके एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में जो भी ये मसले हैं, तीनों चारों, उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना। तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने 100 पार्टिकल डाले, भाई तुमने 100 नहीं डाले, क्योंकि नमक क्या होता है, टूट जाता है ना, तो जितने आए में टूट जाएगा, उसी के हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो इसलिए हम आई को इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गई बात, क्या पूछ रही थी आप, ये पूछ रही थी, ये क्लियर, बोला मत करो बीच में बात पूरी कहने दिया करो, मजाक कर रहा हूं, बोला करो। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया था आपको, मुझे पता यही पूछ रही होंगी, तो मैंने बात कह रहा था, मैं वो कह दूंगा मैं कि आई का मतलब क्या, अभी और बात होगी आई की। ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जब सॉलिड पार्टिकल या तो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, तब एबनॉर्मल बात आ जाएगी, और तब क्या आ जाएगी, आई की बात आ जाएगी। क्या बात आ जाएगी, आई की बात आ जाएगी, वांट ऑफ फैक्टर की बात आ जाएगी, है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर साइंटिस्ट ने आई वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर का नाम है एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लो आपने उस सॉल्यूशन के अंदर 100 पार्टिकल डाले, है ना, 100 पार्टिकल डाले, अब वो होगा 200। अब एक्चुअल कितने हैं, तो एक्चुअल तो 200 हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो 200 पार्टिकल हो गए ना, आपने 100 डाले और क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, 200 हो गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काय पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। आप बेवकूफ समझ रहे हो, 100 आप 100 के हिसाब से निकाल रहे हो कैलकुलेशन करके, अरे वो 200 है उसके अंदर, तो 200 तो अपना गिनती पे डिपेंड करती है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने क्या बात कही, गिनती पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं करती। चीनी डालो, नमक डालो, कुछ भी डालो, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है उस सिस्टम की। मैंने शुरू में बताया था एंट्रोपी कैसे बढ़ने से क्या नाम है, वेपर प्रेशर कम बनती है। सारा रीजन वही है, वो एंट्रोपी का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ेगी, एंट्रोपी शुरू में बताया होगा जब मैंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे किसी गैस प्रोडक्ट में बढ़ जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं तो भी एंट्रोपी कम हो जाती है। तो आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज मिलाई तो वो तो पार्टिकल होगा 200, तुमने एंट्रोपी तो ज्यादा डिक्रीज कर दी। आप सोच रहे 100 है,
तो एंट्रोपी तो ज़्यादा बढ़ गई ना, 200 हो जाते हैं वहाँ पे, तो एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। ऐसे समझाया था ना मैंने कैसे होता था, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे आप 100 समझ के सोच रहे थे वो कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, ज़्यादा कम आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोअरिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा कम आएगा, 200 के हिसाब से आएगा, 100 के हिसाब से नहीं आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई क्या आता है, एक्चुअल मोल ऑफ सॉल्यूट, और कितने जो आपने शुरू में मिलाए, जो आपने 100 मिलाए, अभी 100 तो ना टूटे ना जुड़े, तो वो तो नीचे, और जो टूटने के बाद जितने आए 200 हो गए वो ऊपर। ये होता है ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है आई का। मानो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने डाला नमक, 100 पार्टिकल डाले, आप सोचेंगे मैंने 100 डाल दिए, आपने 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली। लेकिन क्या सच में क्या 100 थे वो? प्रैक्टिकली कितने? 200। तो वो 200 वाले कौन से हैं? वो ऑब्जर्व्ड है, जो क्या नाम है, जो एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, तो आई आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो ऑब्जर्व वाला ऊपर, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास का उल्टा रहेगा। और थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये थ्योरेटिकल कौन सा वाला है? जो हमने 100 समझ के निकाले, ये थ्योरेटिकल वाला है। और ये कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल वाला, जो 200 वाला है। रियल में 200 हो गए, टूट गए, तो हमने कहा यार हमने तो 100 पार्टिकल डाले या हमने 150 पार्टिकल डाले, उस हिसाब से आप निकालेंगे ये वाला। और एक्सपेरिमेंटल कितना आई है, तो खुद ही खुद वो आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पता हो, एक्चुअल कितने हो, टूट कितने गए हो। टूटने वाले हैं, ये टूटने से पहले वाले हैं। टूटने या जुड़ना 2 बातें होंगी, या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे। अब जो बार बार जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, 100 के 200 हो गए, ये मैं डिसोसिएशन वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार, एसोसिएशन वाले भी दूंगा मैं, है ना। देखिए, जो अब ये जो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, इन सब में क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई काय पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे करता है ना, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो जहां जहां आपका सॉल्यूट होगा वहां पे आप आई लगाएंगे, क्योंकि आपके सॉल्यूट जो हो गए ना, अगर आई की वैल्यू मानो आपने 100 समझ के डाले, हो गए कितने? 200। तो आई कितना आ गया? 2, है ना, I2 आ गया। तो यहां पे जो सॉल्यूट जो है, जो आपने समझ के डाले, वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे ना, सॉल्यूट तो बढ़ जाएंगे। हर जगह सॉल्यूट पे क्या नाम है, आप आई लगाइए। ये देखिए, यहां पे आई लगाएंगे, यहां पे आप आई लगाएंगे, यहां आई लगाएंगे। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जो नॉर्मल वाली, जहां पे पार्टिकल वो नहीं कर रहे थे, ना तो एसोसिएशन कर रहे थे और ना डिसोसिएशन कर रहे थे, यहां की बात जो हो रही थी, है ना, ये वाली नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल वाली पे यहां पे जो है आई नहीं था, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी? यहां पे 1 थी, क्योंकि अगर 100 पार्टिकल डाले 100 ही हुए, 100 ही मिले हमें। प्रैक्टिकली भी ना एसोसिएशन हुआ और ना ही डिसोसिएशन हुआ। क्यों जी? हैं? सही आ रहा समझ में? नीचे क्या देख रहे हो? तो एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, है ना। और ये इसको बोलते हैं, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी हम बोलेंगे भैया तो नॉर्मल वाली है। और जहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। जितने पार्टिकल में चेंज हो गए, जितने पार्टिकल बन जाएंगे, उन पार्टिकल के हिसाब से आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल और वो क्या होगा? एबनॉर्मल। एक खुद बताओ, ये चीज है, और एबनॉर्मल कौन सी है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। तो इससे मैं कहूं फर्स्ट, इससे क्या मैं 2 सेकंड। ये मेरी कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नॉर्मल। जो थ्योरेटिकल में तो ये समझूंगा, लेकिन रियल में कैसा है? आई को वैल्यू मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं इससे और इससे आई निकाल सकता हूं? नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन के बी एम, है ना। तो आई की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नाम है ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। इसको देखो, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व वाली कौन सी? एबनॉर्मल। और ये कौन सी? नॉर्मल। तो आई निकल जाएगा। तो आई जो है, देखो 2 फार्मूले आई के, एक का तो आई का ये है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी को भी ले लो आप, इसे ले लो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक ये है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना। दोनों को डिवाइड करो तो आई की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अरे इसको दूसरी वाले डिवाइड करो, सॉलिड से सॉलिड कट जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? करके दिखाऊं मैं आपको। देखो, यह है और एक यह है,
कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, ये है, ये वाला है, ये कौन सी वाली है, एबनॉर्मल है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये कैसी होगी, एबनॉर्मल हो गई। तो ये और ये चीज तो सेम है, तो मतलब ये और ये बराबर आ गए, ये वाला और ये बराबर आ गए ना, तो आई सॉल्यूट बराबर किसके आ जाएगा, आई मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के, एक्स सॉल्यूट, ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये वाली कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये वाली नॉर्मल। ये कैसी है, इसको इससे डिवाइड कर दो, सॉलिड सॉलिड कट जाएगा, आई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये डिवाइड बाई ये वाली कौन सी है, नॉर्मल वाली। ठीक है, डिवाइड कैसे कर देंगे इसको, एबनॉर्मल से, तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आई सॉल्यूट। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो थोड़ा उल्टा करोगे ना, ये कौन सी है, नॉर्मल और ये एबनॉर्मल, तो सॉलिड से सॉलिड करके तो 1 अपॉन आई आएगा, तो आई निकालना तो क्या होगा, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, है ना, नॉर्मल, ये हमने क्या लिया था, ये एबनॉर्मल, ये क्या है, ये हमारी ये नॉर्मल वाली है ना, तो हम लेंगे एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो किसके द्वारा आती है, आई के। बताओ आ रही नहीं आ रही है, अरे उसमें इस फार्मूले में और उस फार्मूले में आई के तो फर्क है, ये वाली जो है नॉर्मल वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सारी की सारी, है ना, और जो आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएंगी सारी की सारी आई लगाने पे। ये सब आई लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए। तो आई का फार्मूला क्या है, एक तो एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक तो इसमें है मतलब पार्टिकल्स में है, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, ऐसी एक मॉलिक्यूलर मास में है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसा, मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे है, ठीक है, किसी भी फार्मूले से बता दूंगा मैं, लेकिन अभी आप समझो कि मेरी बात मान लो कि रेसिप्रोकल उल्टा है, तो जो ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा, है ना, और थ्योरेटिकली या कैलकुलेटेड ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास किसके बारे हो जाएगा, आई के। एक आई का फॉर्मूला ये है, बताओ आई के फॉर्मूला समझ में आए, 3 समझ में आए, एक तो ये, एक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसे है, और मॉलिक्यूलर मास में बिल्कुल उल्टा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बिल्कुल कैसा है, उल्टा है उसमें, है ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे नंबर ऑफ मोल्स के से डायरेक्टली होगी तो मॉलिक्यूलर मास की तो उल्टी होगी ना, नहीं आई बात समझा देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो मुझे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती नहीं करती है ना, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएगी ना, जाएंगी, देखो इधर ऐसे, है ना, इन्वर्स हो जाएंगी। तो इसलिए ये फार्मूला जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड नीचे थी और ऑब्जर्व ऊपर थी, यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, कैलकुलेटेड ऊपर कर दी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास में है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल में है। तो पहले 2 फार्मूले याद रखो, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास का इसका उल्टा कर दो। अब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या है, जैसे मान लो आपका NaCl है ना, या H2SO4 है, तो जो भी आप ऐसे सोडियम 23, ये 35.5 है ना, 58.5, जो भी ये मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे हैं, वो कौन सा वाला होता है, कैलकुलेटेड होता है, जो हम लगातार कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट होता है ना, और जो भी इन फार्मूले से निकल के आता है वो कौन सा होता है, वो ऑब्जर्व होता है ना। जो इनसे मॉलिक्यूलर मास इन फार्मूले से निकल के आता है, आई लगाने वालों से, वो कैसा होता है, ऑब्जर्व होता है। आई लगा के जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो कौन सा होता है, ऑब्जर्व होता है, और कैलकुलेटेड वाला होता है जनरल जो हम निकालते हैं, कैलकुलेटेड कह लो या फिर कह लो आप थ्योरेटिकल कह लो, ठीक है। और आपको पता ही है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जब आई लगाएंगे तो आपका ऑब्जर्व हो जाएगी, और वो जो प्रैक्टिकल वाली होती है, एक्सपेरिमेंटल वाली जो होती है, और थ्योरेटिकल वाली जो कैलकुलेटर वाली, जो हम जनरल सिंपल फार्मूला लगा के निकालते हैं बिना आई लगा के। ठीक है भैया, ये बात हमारी यहां तक हो गई। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो
अगर आपने 2 मोल यहां पे इसके अंदर डिसॉल्व कर दिए, है ना, 2 मोल के 2 मोल ही रहे, तो आई क्या हो जाएगा, एक्चुअल कितने थे, एक्चुअल 2 हो गए, 2 थे अंदर, और आपने कितने दिए थे, डाले थे 2, तो कितना हो गया 1। तो आई ऐसे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो आई की वैल्यू 1 के लिए कौन सी वाली है, नॉर्मल वाली है ना, जहां हम आई यहां पे 1 यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ना एसोसिएट हुए ना डिसोसिएट हुए, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा टूटते हैं, जैसे HCl है, HCl को पानी में डालोगे H+ और Cl नेगेटिव, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl नमक, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अलग हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे तो बदल जाएगी ना, अच्छी बात तो है, लेकिन आई पे फर्क पड़ेगा ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली, वहां पे आई लगाना पड़ेगा आपको, है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बात ऐसे थी। तो हम बात काय की कर रहे थे, हम नॉर्मल वाली की बात कर रहे थे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 2 यहां डाले आपने, 2 ही रहेंगे, ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, वो होगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए, ये हमने आई लगा दिया यहां पे, ये सब ये बात हो चुकी है हमारी, है ना। यहाँ पे आई जो है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के साथ लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो पीपीटी में ले रखा है, सॉलिड पार्टिकल क्या ले रखा है, ए ले रखा है ना। हम जनरली एनसीईआरटी में क्या रखा है, बी ले रखा है, तो हम बी कर सकते हैं वहाँ पे, सॉल्वेंट को ए लेके चल सकते हैं, है ना। तो वांट फैक्टर ये है, आई क्या होता है, वांट फैक्टर होता है, ठीक है। तो आई क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। आई क्या होता है कि नाम है, वो कितने चेंज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कुछ भी हो जाएगा। अभी इसको सही से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। जैसे ये चीज जो है, ये फॉर्मूले हैं हमारे, ये फॉर्मूले से पहले हम आपको बताता हूँ आई कैसे है। मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतने सारे पार्टिकल है ना। 1 मोल का यही तो मतलब होता है इसका। तो आपने यहां पे 1 मोल, ए के कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। अब जो बी है ना, बी यहां पे एन आ रहा है, एन बी बन रहा है, एन बी मतलब क्या, मानो कि ये आपका एसिडिक है, CH3COOH, ये आपके 2 हैं, तो एसिडिक एसिड डाइमर बना लेता है, एसिडिक क्या बना लेता है, डाइमर। तो CH3COOH का ट्वाइस जुड़ जाता है, 1-2 पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। आपने एसिडिक एसिड क्या हुआ, बेंजीन वगैरह में ऐसे करके डालेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के, तो ये डाइमर बना लेता है। वाटर के अंदर ये डिसोसिएट हो जाता है। एसिडिक एसिड क्वेश्चन यहां से आते हैं, अगर आप एसिडिक एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, पानी के अंदर टूट जाता है, क्योंकि ये पोलर है हल्का सा, पानी के अंदर टूट जाता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। फिर ध्यान रखो, पानी के अंदर क्या होगा, ये डिसोसिएट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बेंजीन हो गया, है ना, नॉन CCl4 हो गया, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डाइमर बना लेता है। मतलब आपने पार्टिकल 1 डाला तो आधा बन जाएगा, आधा तो हो नहीं सकता, 1 मोल को कह सकते हो आधे मोल, है ना। अगर आपने 2 पार्टिकल डाले मिनिमम, तो आपका 1 पार्टिकल बन जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा। तो आपने पार्टिकल कितने डाले, 2, और रियल में कितने, रियल में 1। इसे बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एसोसिएट हो गया, इसे बोलते हैं एसोसिएशन, है ना। 2 पार्टिकल 1 हो गया। अगर आपने पार्टिकल डाले 200, तो पार्टिकल उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 100। अगर 100% सारे के सारे हो गए, अगर 100% हो गए, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, 100% हो गए, जरूरी नहीं है कि नाम है आपके सारे के सारे डबल हो जाएं, कुछ ऐसे रह जाएं, कुछ आधे हो जाएं। मानो ये 200 थे आपके, ये 200 थे, तो अगर 100% होगा एसोसिएशन, इस बार डिसोसिएशन नहीं हो रहा। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। तो मान लो 200 में से ये कुल 50 लोगों का हो रहा है, 50 लोगों क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो 50 से कितने बन जाएंगे, 25 डायमर बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी 50 तो कितने बचे रहेगा, 150 बचे रहेगा ना। इन 200 में से 150 क्या रहेगा, ये बचे रहेगा। तो काय के अंदर है ये सब, ये एक सॉल्यूशन के अंदर है, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर है। तो आपने सोच के कितने डाले, 200 पार्टिकल डाले, ये डाल दिया आपने काउंटिंग करने के लिए 200 पार्टिकल इसके अंदर, 200 पार्टिकल के हिसाब से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल दोगे, है ना। तो वो कहेगा गलत, क्योंकि वो 200 तो है नहीं। देखो क्या खेल करते हैं ये कुछ पार्टिकल जो है 200 में से 150 पार्टिकल तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल, 150 तो ये रहे,
और बोले जो 50 थे 50 एसोसिएट हो गए, तो 50 से कितने बन गए 25, तो टोटल कितने हो गए 150 ये और 25 ये, 150 ये और 25 ये, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 175। तो हमें डायमर से और मोनोमर से तो मतलब नहीं है ना, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काय पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो आपने कह रहे हैं हमें तो 200 डाले थे, तो क्या है वो 200 थे हैं, 200 के पार्टिकल के नाम में 100 हो सकते थे, एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम 100 के हिसाब से करते है ना। लेकिन वो क्या नाम है, जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होता, जब 100% एसोसिएशन होता, तो हम कहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 बोलते हैं कि हमने कह रहे पूरे का पूरा डायमर हमारा बन गया, तब हम कहते हैं ऐसा, तभी तो कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन हुए कितने हमारे 175, 175 हो गए, कम हुए 200 से कम हुए, लेकिन पूरे कम नहीं हुए। अगर मानो फॉर एग्जांपल इसका 100% क्या हो जाए, 100% क्या जाए, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। अभी अल्फा की वैल्यू कम है, अगर 100% हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, पूरे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो तब हम क्या नाम है 100 लिखेंगे है ना, तो 200 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे आई की वैल्यू। फिर तो आई की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैंने माना कि ये 100% हो गए, तो 100 के कितने बन जाएंगे, ये 200 कितने बन जाएंगे 100, तो आई की वैल्यू कितने थे टोटल मेरे 200, और बन कितने का वो 100, क्योंकि यहां पे टूट के बढ़े नहीं है, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे बताओ, यहां जुड़े एसोसिएशन हुआ है, तो आई की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी 1/2 या 0.5 है ना। तो आई की वैल्यू जब एसोसिएशन होता है तो हमेशा 1 से कम आती है ना, और जब डिसोसिएशन होता है हमेशा 1 से ज्यादा आती है। 1 से ज्यादा आने का मतलब है, अगर मैं इसी चीज को पानी के अंदर डालूं, CH3COOH को मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये टूटेगा। अगर ये आपका CH3COOH है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटेगा। अगर खूब सारा पानी मिला लूंगा तो ये टूट जाएगा पूरा, है ना। अगर मानो बाय चांस आप सोच लो इसे कि पूरा का पूरा टूट जाए, तो 100 ये बनेंगे 100 ये, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बन गए, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, मतलब अल्फा का मतलब है टूटना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये 100% टूट जाए तो 100 ये बनेंगे 100 ये बनेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पार्टिकल कितने बनेंगे 200, तो 200 थे कितने मेरे 100, और बन कितने गए 200, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 1 से ज्यादा है नहीं है, तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा, और जब भी एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, ठीक है। और जब 1 होगी तो क्या होगा, ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन। अगर मैंने यहां पे 100 के पार्टिकल 100 के 100 ही रहे, तो ना मतलब एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पानी के अंदर टूटेगा, तो इसके अंदर तो डिसोसिएशन होगा। और इसी चीज को आप बेंजीन के अंदर डालोगे तो क्या होता है, इसका एसोसिएशन होता है। अब शुगर है, चीनी है, C6H क्या है, C12H2O11। शुगर को आप डालोगे तो जितने पार्टिकल आप डालोगे उतने पार्टिकल ही मिलेंगे। अगर 100 पार्टिकल डालोगे तो 100 पार्टिकल मिलेंगे, तो आई की वैल्यू 100/100 1 रहेगी। जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता उसमें आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहां पे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एबनॉर्मल। नॉर्मल एबनॉर्मल समझते हो ना, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आई की वैल्यू क्या होगी, वहां पे क्या होगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू एबनॉर्मल में क्या होगी 1 से या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर 1 से बड़ी होती है तो क्या होगा डिसोसिएशन, और छोटी होगी तो क्या होगा एसोसिएशन। और एक बात है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब होगा तो उसमें ये भी तो नहीं पता कि 100% हो रहा है एसोसिएशन या 100% नहीं हो रहा। जब 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, और जब कम होगा तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो तब 1 लिखेंगे। जब 100% हो रहा होगा तो 100% का फ्रैक्शन में क्या होता है 1, अल्फा फ्रैक्शन में 1 ही तो बोलते हैं ना 100% को, परसेंट में बोलते हैं 100 और फ्रैक्शन में 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी जब 100% एसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो आई की वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी, अल्फा पे भी डिपेंड करेगी। आई की वैल्यू अल्फा पे भी डिपेंड करेगी। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा होगा, हम हर बार अगर हम 100% हो रहा होगा तो अलग बात है, तो हम एकदम कह देंगे भैया ये 100 थे, इसमें डिसोसिएशन हुआ 100% हुआ है,
तो भैया 100 के 200 हो गए। अगर पार्टिकल दो में टूट रहे हैं, एन की वैल्यू अगर 2 है, अब एन की वैल्यू भी समझ में आनी चाहिए ना। जैसे ये आपका KCl है, तो KCl कितने पार्टिकल में टूट रहे हैं? 2 पार्टिकल में, तो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2 है ना। Na2SO4 है या K2SO4 है, तो कितने होंगे? 2 तो Na होंगे और ये क्या हो जाएगा? 1 पार्टिकल SO4। तो ये कितने पार्टिकल में टूटेगा? तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अगर आप ये 100 लोगे तो I की वैल्यू क्या होगी? अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, अल्फा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? 100%। हाँ, अगर ये आपकी 100 KCl है तो 100 K बनेंगे और 100 Cl है ना, 200 बनेंगे ना। तो I की वैल्यू क्या बोलेंगे हम? 100 ऊपर कितने बनेंगे? 200, तो 2 आ गया। लेकिन यहां पे I की वैल्यू क्या होगी? अगर 100% डिसोसिएशन हो जाए इसका, तो कितने लिए थे हमने? मानो 100 लिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? है ना। तो n की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो I की वैल्यू जो है कि आप कितने पार्टिकल वो टूट गया, वो पार्टिकल ऊपर लिखने और जो जितने डाले थे आपने उसके अंदर उतने आपको नीचे लिखने। तो I की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो I की वैल्यू वहां हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं। तो I समझ में आ गया, वांट ऑफ फैक्टर I क्या होता है। ठीक है, और ये जो कंडीशन मैंने लगाई है 100% पे लगाई है कि अगर ये है तो 100% टूट गया, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये 100% टूट जाते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% नहीं टूटते, तो वहां पे अल्फा का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने यहां पे कह दिया सीधा सीधा कि भैया ये 100 थे तो 200 हो गए। आपने ये बात क्यों कह दी? क्योंकि 100% टूटा। ये आपकी ये वैल्यू तो आपकी एकदम कांस्टेंट है, भैया 100 थे तो ये 100% टूटा तो 200 हो गए। ये आपके 100 थे और ये 100% टूटा तो क्या नाम है आपका? एक कितने बनाता है? 3 बनाता है। तो 100 कितने बनाएंगे? 300। तो आपने 300 कह दिया। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तभी आप कह सकते हो जब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, जब क्या नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो? 100% हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो तो अल्फा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तब आप एकदम सीधा सीधा कर सकते हो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन। तो इसलिए I की वैल्यू गड़बड़ाती है। I की वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी कि भाई कितना % एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। आप यहां देखिए कि मान लो कोई ये आपका था, जो A है ना आपका, ये देखिए इसकी मानो ये है, इसकी 1 थी, है ना। ये क्या है आपका? NB है ये। इसका मतलब मानो कि आपका KCl ये 1 पार्टिकल था, ये कितने पार्टिकल में चेंज हो गया? 2। तो मैं इस बात की मैं कहता हूं जो A है आपका वो काय में चेंज हो गया? 2B में। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका मतलब है कि ये जो बंदा था ना, ये नंबर ऑफ B में चेंज हो जाता है। N की वैल्यू 2B हो सकती है, अगर ये डिसोसिएशन हो रहा है A तो 2B हो सकती है ना, 1 तो हो नहीं सकती, वो तो सेम का सेम वही हो गया। 1 का 1 बन जाएगा तो कहां होगा डिसोसिएशन, है ना। एक N की वैल्यू 2B हो सकती है, N की वैल्यू 3B हो सकती है। तो N की वैल्यू KCl के लिए कितनी होगी? 2। और Na2SO4 की N की वैल्यू कितनी होगी? तो N की वैल्यू समझ में आ गई आपको? है, आयन देख के पहचान लोगे? ठीक है। तो अगर इसमें से मानो ये है 1 मोल है, 1 मोल में से अल्फा निकल गया, है ना। अल्फा इसमें से टूटा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या होता है? जो भी आपकी कंसंट्रेशन है C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1, तो उस कंसंट्रेशन में C अल्फा लिखते थे, तो C की वैल्यू क्या 1 या 1 लिए ना हमने, तो C अल्फा क्या होगा? तो ये अल्फा तो कहलाएगा C 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे कितनी ली है? 1। तो ये अल्फा निकला यहां से, तो कितने बनेंगे? N बनेंगे ना, N अल्फा ये बने। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होती है? हमारा टोटल कितना था? 1 मोल था। तो 1 मोल में से कितने रह गए? आपने 1 मोल डाले शुरू में आपने मुझे पता आप लोगों के आधे बच्चों की समझ में नहीं आई होगी बात। ये आपने 1 मोल डाले यहां पे, ये इतने पार्ट डिसोसिएट हो गया, है ना। तो एक्चुअली ये जो इसके साथ अल्फा के साथ 1 भी मल्टीप्लाई है। तो मैं अगर ये 100 थे, 100 थे, 100 समझ में आएगा आपको। तो इसमें से 100 में से 50 निकल गए, है ना। तो इस 50 को मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, मतलब ये 50 को मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाम है C, मैं कहता हूं कंसेंट 100 इंटू 0.5 कह सकता हूं, मैं नहीं कह सकता? बताओ, 50 कह सकता हूं ना। ये क्या है? 0.5 है। इसे मैं ये क्या चीज है? मेरी कंसंट्रेशन है C, तो मैं इसको C अल्फा कह सकता हूं। ये अगर C है
ये कंसंट्रेशन सी है, तो ये निकला कितना इसमें, सी अल्फा कह सकता हूं मैं इसको, नहीं बताओ कि कंसंट्रेशन का इतना पॉइंट निकल गया, 100 में से इतना निकल गया, तो कितने निकले, मतलब 50 निकले। 100 में से कहूंगी 0.5 मोल फ्रैक्शन, 0.5 निकल गया, तो 100 में से 0.5 क्या निकल गया, फ्रैक्शन, उसका मतलब ये 50 निकल गया, इसका मतलब ये तो है। तो अभी हमारे सी की सी कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 मोल है, तो 1 मोल में से मेरा क्या निकल गया, 1 अल्फा निकल गया, 1 में से क्या निकल गया, अल्फा, अल्फा जो भी 0.5 जो भी आपका वो निकल गया, है ना। तो यहां पे हमारा 1 होने की वजह से मैं खाली इसको ये ले रहा हूं कि 1 माइनस 0.5 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये कितने बनाएंगे, ये एक बंदा n बना रहा है, तो अल्फा बराबर कितने बनेंगे, यहां पे n अल्फा बनेंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, आपने टोटल कितने डाले थे, बोले 1 डाला था, और बोले बचे कितने, ये डालने के बाद क्या बचे, बोले ये बचे, कुछ तो ये बचे और कुछ ये, है ना, कुछ ये बचे और कुछ ये बचे। बाद में आपके सॉल्यूशन के अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स एक कितने डाले, 1 मोल, 1 मोल में से कुछ पार्ट टूट गया, कुछ पार्ट टूट के क्या बन गया, ये बन गया, ये तो बना, और जो टूटा हुआ पार्ट था ये मैंने माइनस कर दिया, तो जो बचे, ये टोटल जो है बचा हुई तो है, 1 में से ये निकल गया, तो 1 माइनस ये का मतलब है जो बचा हुई तो है, ये जो बचा हुआ रह गया, तो जो बचा हुआ रह गया ये वाला और ये वाला, इसके अंदर टोटल कितने हैं, ये प्लस ये, है ना। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले बचे हुए मैं बताऊं कि इसके अंदर हैं कितने, प्रैक्टिकली कितने थे, शुरू में जब डाले थे 1 डाला था, अब रह कितने गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, है ना। अल्फा और अल्फा कॉमन ले लूं यहां से, तो ये अल्फा कॉमन ले लूंगा, तो यहां से बचेगा n, यहां से बचेगा -1 n -1, है ना, और ये +1 है, ये +1 अपॉन 1, तो ये किसके बराबर आया, i के बराबर। i का मतलब ये आ गया फार्मूला। तो देखो अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है ना, ये वो केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी मैंने ऐसे करके पढ़ा है ना, कोई समझ में नहीं आई तो ये फार्मूला याद कर लेना बस। तो i का फार्मूला क्या है, i ये तो 1 तो हो गया, i का फार्मूला क्या है, n -1 अल्फा, ये है फार्मूला i का। बताओ समझ में आ नहीं आया, i का फार्मूला ये है, i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये n माइनस 1 अल्फा किसके लिए है, किसके लिए है, ये डिसोसिएशन के लिए है। तो इस फार्मूले को थोड़ा समझें कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका K2SO4 है ना, K2SO4 आपका काय में टूटेगा, 2K और SO4 नेगेटिव, तो n की वैल्यू में जल्दी बताओ कितनी है इसमें, बताओ n की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू पता नहीं पता है, बताओ 3 है। तो इस फार्मूले में आ जाओ, मुझे i निकालना है इसका i, तो i इज इक्वल टू n की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस, अच्छा प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1, अल्फा मैंने मान लो 100% टूट रहा है। अब अल्फा की अल्फा अगर 100% है तो मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो 1, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और n की वैल्यू कितनी थी 3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भी अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब अब 100% टूटेगा, जो इस n की वैल्यू होगी वही i की वैल्यू होगी। आगे बात समझ में नहीं, मतलब क्या है, ये कह रहा है ये 100% टूट गया, बोले 100% तो 3 में टूटेगा, बोले अगर ये 100 है तो ये 300 में टूटेगा, बोले वही है बस, जो i की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, और जो भी अल्फा बाद में दे रखा होगा वो आप अलग अलग वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू कम दे रखी होगी, कम का मतलब क्या है 100% नहीं टूट रहा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% टूटते हैं, है ना, NaCl KCl 100% टूटते हैं, और वो अल्फा की वैल्यू क्या होती है उनके लिए 1। जब अल्फा की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, अरे n की वैल्यू तो है, तो n की बराबर होगी, तो n की वैल्यू कितनी 3, तो i की वैल्यू कितनी है तब भी 3 होगी, ठीक है। तो i की और n की वैल्यू फिर आपको इस i के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, क्यों, जब भी देखो 3 आ रहा है, जब भी n की वैल्यू 3 है और अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो फिर आपको i का ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपका अल्फा 1 नहीं होगा, तो आप तब लगा दो, वरना n काउंट कर लो, जितने n है इतना ही नाम में आपका i हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अल्फा आपको दे रखा होगा कि भैया अल्फा ये है। अब बात कर रहे हैं डिसोसिएशन के बजाय बात अब एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये देता CH3COOH, इससे तो आप सही से समझ नहीं पाओगे,
है ना। CH3COOH मतलब ये एक पार्टिकल है, इसके ए के, ये ए है, मान लो ये दो पार्टिकल है ना, ये दो पार्टिकल है, इसके दो पार्टिकल जो बैलेंस है इसका एक पार्टिकल बनाता है। अब देखो इसको, अब समझ में आया, ये जो है ए जो है इसके एन पार्टिकल, बी के क्या पार्टिकल बनाएंगे, एन पार्टिकल। तो बात समझ में आ गई, ये 2 थे, ये 2 आगे, समझ में आ गई बात। इसके दो पार्टिकल मिलकर क्या कितने बनाते हैं, इसका एक पार्टिकल बनाता है ना, डायमर बना देता है। अगर इसके 200 होंगे, अगर 200 दे रखे हैं तो इसके कितने बनाएंगे, 100 तब बनाएंगे जब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। जरूरी कोई कि सारे के सारे करें, कुछ ऐसे रह जाएंगे और कुछ क्या कर लेंगे, एसोसिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो बोले देखो एक के लिए फॉर्मूला क्या, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोले 2 का 1 बना रहा है और आधा कर रहा है, एन की वैल्यू हाफ होगी ना, होगी, है ना, एन की वैल्यू हाफ होगी नहीं होगी। अरे 2 का 1 बना रहा है, वहां पे जब 1 का 2 बनता था, 1 का 2 बनता था तो क्या नाम है, एन की वैल्यू कितनी होती थी, 2, कि एक बंदा 2 में टूट गया, यहां 2 बंदे 1 में टूट गए, तो एन की वैल्यू हाफ होगी नहीं होगी। तो इसी फॉर्मूले में आप दूसरा फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो, एन की वैल्यू यहां पे क्या कर दोगे आप, हाफ। ये डबल वाला फॉर्मूला याद ही मत करो। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, तो कितने में n है यहाँ पे, हैं, हाफ कर लो, अगर डायमंड वाला है तो हाफ माइनस 1 अल्फा, I की वैल्यू ऐसे निकाल दोगे आप, तो यहाँ पे हाफ लिख दो, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एसोसिएशन में n इसको माना है, n इसको माना है 2, तो 2 को क्या कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया, इन्होंने n कहते ये रहा n, तो 2 की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो सीधा सीधा ऐसे बता रहा हूँ मैं, एक ही फॉर्मूला याद रखो, n एसोसिएशन में हमेशा देखो n की जो वैल्यू होगी हमेशा रेसिप्रोकल में होगी, किसमें, जब भी एसोसिएशन होगा 1/2 1/3 ऐसे कुछ होगी। अगर ट्राइमर बनेगा तो 1/3। मान लो कोई एक कंपाउंड है, वो 3 मिलके जब वो एसोसिएशन करते हैं ना, 3 मिलके 1 बन जाता है। इसका मतलब क्या है, ये 3 पार्टिकल एक ही पार्टिकल जुड़ गए, ये बड़ा सा पार्टिकल बन गया, इसका मतलब ये तो है 3 का मतलब, है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ए अलग है, ये ए अलग है, ये अलग है, ये तीनों जुड़ के 3a का मतलब है जब भी आगे लगा हुआ होगा उसका मतलब होगा ये अलग अलग 3 पार्टिकल हैं, अलग अलग 3 पार्टिकल हैं अलग अलग, इसका मतलब 3 पार्टिकल हैं अलग अलग। और इसका मतलब होता है A3 का कि जो है 3 एटम एक ही पार्टिकल हैं, A3 का मतलब ये है, ये एक ही पार्टिकल है लेकिन 3 एटम से मिलकर बना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके लिए क्या नाम है, आपका n की वैल्यू क्या लिखोगे मेरे हिसाब से 1/3, तो इसके हिसाब से आप यहाँ n की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, डबल फॉर्मूला याद मत रखो, ठीक है, एसोसिएशन के और डिसोसिएशन के। और अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन में दे रखा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना होता है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इतना है, और 1 होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, तब तो n जो n की वैल्यू है वही I की वैल्यू। तो हमारा देखो ये फॉर्मूला बना डिसोसिएशन के लिए, है ना, ये बन गया हमारा एसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या फर्क है, n की जगह 1/n कर देते हैं ये लोग। मैं तो कहता हूँ कि n को वैसे ही मान लो, चाहे अलग से याद कर लो, वो n जो होगा उधर की वैल्यू होगी, यहाँ पुट कर दो, 2 था, है ना, ठीक है। और डिग्री ऑफ अल्फा, अगर आपको अल्फा निकालना है तो इसको रीअरेंज करके अल्फा की वैल्यू ये है, इसी को रीअरेंज करके आइए इन फॉर्मूलों को, और ये फॉर्मूले आप याद कर लो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो I-1 डिवाइड बाई n-1 अल्फा निकालना है। तो अगर आपका I दे रखा है, n दे रखा है, I और n दे रखा है, अच्छा देखो बात सुनो, I इज इक्वल टू क्या है, I-1 अपॉन n-1। जब अल्फा 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो I की और n की वैल्यू बराबर होती है ना। तो मैं I की और n की वैल्यू बराबर रखूंगा, तो यहाँ भी n कर दूं, I कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ रहा नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला ठीक है नहीं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि I-1 और n-1, I-1 और n-1, ठीक है। ये कैसे आया है यार, इसी फॉर्मूले से तो आया है, इस फॉर्मूले से आया, इसको इधर ले जाओ, ये सब करो, सब अरेंज करोगे तो वही आ जाएगा। तो I-1 और n-1 फॉर्मूला अल्फा, अल्फा मतलब क्या, कितना डिसोसिएशन हो रहा है। मान लो किसी क्वेश्चन में I दे रखा है और n दे रखा है, कभी कभी n नहीं दे रखा होगा, n को आपको ऐसे पहचानना होगा, बताओ n की वैल्यू क्या है, बताओ n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है। मान लो आपको I दे रखा है और आपको n खुद देख के बताना है, तो आप वहां से अल्फा निकाल लोगे, है ना। शॉर्ट में कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, ऐसे कर दोगे। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये है, यहां पे I-1 होता है, इसमें उल्टा होता है अल्फा, क्योंकि इसमें तो जुड़ रहा है ना एसोसिएशन। तो I-1 की जगह क्या होगा, 1 - I, है ना।
उसमें होता है n-1, यहाँ का n क्या होता है 1/n होता है ना, है ना, ये हो जाएगा। हमारा तो हाफ आएगा ना यहाँ पे, हमारा n1 हाफ आ जाता है, कैसे भी समझ लो, ठीक है। इसका उल्टा होता है, उसमें i-1 और n-1 होता है, इसका क्या होता है 1 - i और 1 - 1/n। यहाँ 1/n करते हैं ना उसके लिए, एसोसिएशन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मानो कि n पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे करके जोड़ रहे हैं, है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया इसका नाम ये जो होगा 1/n आएगा ऐसे, ये n जो है इसका, ये वाला जो है ना, इसको ये इसमें कितने में बनना है, ये वाला n जो पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 2 हैं तो कितने बनने हैं। तो मैं इसे कह रहा हूँ 1/2 बन रहे हैं, है ना। मैं तो एकदम डायरेक्ट कहता हूँ इसे कहना 1/2, है ना। तो आप 1/2 इस 2 को यहाँ पुट करोगे तो 1/2 ही तो आ गया, है ना, ठीक है। तो आप अगर n आपको मानना तो आप ऐसे लेके चल लीजिए इसको 1 - n। तो ये क्या है, n क्या होता है पता ही आपको, बात जिक्र हो चुका फर्स्ट बार। तो भैया देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो जब भी हमारा कैसा वाला होगा एबनॉर्मल, तो ये क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो उसका फॉर्मूला ये पढ़ा हमने था। तो अब आई लगा देंगे ना जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा। तो आई तो या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर आई नहीं दे रखा हो, तो आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोले आई वाला फॉर्मूला कौन सा, बोले ये वाला, कौन सा 1 + n-1 अल्फा। ये किसके लिए लगता है, डिसोसिएशन के लिए। और एसोसिएशन के लिए क्या लगता है, ये लगता है, ये तो लगता है, ऐसे लगा दो, आई निकाल देंगे। बोले अल्फा अगर क्या नाम है 100% दे रखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइट है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है इसे निकालने की। जब n जो भी n दे रखा है, n दे रखा है 2, तो भैया आई का जाएगा 2। लेकिन कायम आएगा ये डिसोसिएशन में, जब अल्फा 100% होगा, जब कायम होगा। हाँ उन्होंने सही कहा, हाँ सही बोला उसने। और जब क्या होगा अल्फा = 1 होगा, तो n की वैल्यू और i की वैल्यू बराबर होगी, जब ये होगा, वरना फिर नहीं होगा ना, फिर वरना नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ डिसोसिएशन में है लागू ये बात। अगर मानो आपके 2CH3COOH है ना, और कितने बनने हैं ये CH3CO, ये क्या बन गया आपका एसोसिएशन हो गया। तो 2 के कितने बन गए, 2 के कितने बन गए, 1, हाँ 2 का 1 बन गया ना। ये डाइमेरेशन हो रहा है यहाँ पे। जब भी इसको काय के अंदर डालोगे, बेंजीन वगैरह के अंदर डालोगे, मिलाओगे इसके अंदर ये वाले सॉलिड पार्टिकल को, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आपने मानो 200 मिलाए, तो कितने बन गए आपके 100। कितना आ रहा है आई कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे n 2 के क्या बनने हैं 1, तो n यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2। तभी आप क्या होगा i बराबर n के है। अगर मेरी तरह लेके चलोगे i को हाफ, 2 के 1 बनने हैं ना, तो अगर आप n को जितने बनने हैं वो मानोगे, जितना बनने हैं वो मानोगे, तो वरना n तो यहाँ पे 2 है, तो तब क्या होगा i = क्या हो जाएगा 1/n के बराबर होगा। अगर इनके फार्मूले के हिसाब से चलोगे। नहीं आई बात समझ में, कंफ्यूज हो गए होगे इनके और मेरे फार्मूले के चक्कर में। तो इन्हीं के नॉर्मल से बताता हूँ। देखो अगर ये आपका CH3COOH है, ये 2 पार्टिकल हैं, तो कितने बन जाते हैं, बताओ जल्दी से। ये 1 पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कितनी है, हाफ। n की वैल्यू तो ये 2 है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना। इनके फॉर्मूले के हिसाब से लेगो तो 2 ही रहेगी, नहीं रहेगी, बताओ। n की वैल्यू ये तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कितना होता है 1 + 1/n-1 अल्फा, ये तो होता है फॉर्मूला, है ना, ये तो होता है। तो यहाँ पर आई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 - 1 = अल्फा। मेरे हिसाब से n की वैल्यू हाफ है। क्यों बेटा कंफ्यूज हो गए हैं? n की वैल्यू कैसे बन हो गई, ये तो 2 है ना n, तो n 2 से क्या बन गए 1, 2 से आधे बन गए ना। अगर ये 2 से 1 बनना है तो 1 से कितना बनेगा, ये आधा, तो होगी नहीं होगी। तो n की वैल्यू जनरली इसको लेते हैं, एसोसिएशन में n की वैल्यू इसको लेते हैं, और तब फार्मूला लगाओगे 1/n-1। तब क्या लगाओगे आप 1/n-1, तो ये हो जाएगा आपका। तो अल्फा = 1 है, तो क्या आएगा 1 + हाफ में से बन गया कितना बचा, हाफ में से बन गया कितना बचा -हाफ, और 1 में से -हाफ बचा, कितना बचेगा हाफ। तो आई की वैल्यू हाफ आ रही नहीं आ रही है,
आई की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है ना, आई की वैल्यू हाफ आ रही है, लेकिन एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो इनके हिसाब से जो जनरली फॉर्मूला बुक के अंदर होता है, तो तब जब आपका एसोसिएशन हो रहा होगा तो तब आपकी एन की वैल्यू और आई की वैल्यू अलग अलग आ रही नहीं आ रही है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि एन की वैल्यू क्या है, अगर आपका 2 से ही क्या बनना है, अगर एन को नंबर ऑफ पार्टिकल मानने हो तब तो आपको क्या नाम है 2 लिखना पड़ेगा, 2 से क्या नाम है 1 बनना है, तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 2, है ना। लेकिन अगर आपका 1 से मैं कहूंगी कि नाम है एसोसिएशन कितना हो रहा है, 2 पार्टिकल कितने बनने हैं, 2 के बनने हैं 1 पार्टिकल, और 1 से कितना बनेगा, हाफ। अगर ये लेके चलोगे तो अब आई की और एन की वैल्यू सेम आएगी, एसोसिएशन और डिसीजन में बात एक ही बैठेगी, ठीक है ना। आया, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज। तो मैं ये कह रहा हूं, आप ध्यान रखो, आप ये वाला फन का फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको मेरे तरीके चलना है, इस तरीके से, क्योंकि स्पीड बनेगी आपकी, इसलिए कह रहा हूं। तो आपका जैसे कभी ये हो CH3COOH हो, ठीक है, क्वेश्चन करना है, कोई हमें लिखना, सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। आपको क्या बताओ, उसको क्या बताओ आपने कैसे करा है, तो इसको लिख के आप ऐसे करो, ये डायमर बन गया, ठीक है, ये 2 है, 2 से कितने हुए 1 हुए, और 1 से कितने होंगे हाफ, तो आप एन की वैल्यू ये लेके चलो हाफ, ठीक है, और एन की वैल्यू हाफ लेके चलो। जब आपका अल्फा 1 होगा तो एसोसिएशन में भी एन की और आई की वैल्यू सेम आएगी, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, हाफ ही आएगी, और एन की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो इस तरीके से लेके चलो, आगे मेरी बात समझ में। तो फॉर्मूला जो हमें लेके चलना है वो आई का भी अल्फा में लेके चलना है, 1 प्लस n-1 अल्फा, ये लेके क्या में चलना है आपको, और डिसोसिएशन में ये लेके चलना है। तो n की वैल्यू आपको यहां जो पुट करनी है वो इस तरीके से पुट करनी है कि ये कितने बने, प्रोडक्ट को देखते हुए बननी है, प्रोडक्ट को देखते हुए पुट करनी है। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो आप ऐसे पुट करिए, फॉर्मूला ये लेके चलिए, 1/n-1 वाला फॉर्मूला लेके मत चलिए। और n आप यहां पे मान के चलिए, n क्या है, n आपके जितने पार्टिकल बन गए, इसके एक पार्टिकल में इसके कितने पार्टिकल बन गए वो n है, ठीक है। ये क्या है आपका एसोसिएशन, ठीक है। हमारा क्या रह गया बस, अरे ये क्वेश्चन तो देखो, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालनी है, और लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। इनको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ मतलब कहने मतलब समझ, दिमाग का इस्तेमाल होगा, आप थोड़ा दिमाग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को तो बोलते हैं, किसको बताओ, इसी को तो बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, XB के, और XB को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बताओ, है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये तीनों दे रखे हैं, तो ये 1.1 मोल NaCl है, 0.1 मोल ग्लूकोज है, 0.1 मोल कितना है Na2SO4। देखो यहां पे अल्फा का जिक्र कर रखा है कुछ, कि अल्फा डिग्री और कितने टूटेंगे, ये कुछ नहीं। जब भी ऐसा नहीं कर रखा होता तो अल्फा लेके चलते हैं 1। तो जब कोई आई की बात नहीं कर रखी तो आई कोई मतलब ही नहीं है, तो आई भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब कहना है आई का मतलब, सॉरी, आई का मतलब जो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करेगा, कितने पार्टिकल हैं, मतलब किस पे, n पे डिपेंड करेगा, है ना। जब अल्फा 1 हो जाता है तो i = n। तो आपका ये NaCl में कितने 0.1 है, तो 0.1 कितने हो जाएंगे, 2 में टूटेगा तो 0.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएंगे ना। पानी के अंदर आप नमक डालोगे 0.1, लेकिन टूटे कितने हो जाएंगे 0.2, क्योंकि एक NaCl एक Na+ और एक Cl में टूटेगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, 0.1 मोल ग्लूकोज जो होता है वो टूटता नहीं है, ना एसोसिएट होता ना डिसोसिएट होता, तो 0.1 तो 0.1 ही रहेगा। ये कितने हो जाएंगे, ये Na2SO4, तो 2Na+ और SO4 में हो जाएगा, तो कितने हो गए, 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए 3। तो इसके तो सॉरी 0.3 है ना। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे नंबर ज्यादा पार्टिकल किसमें, इसके अंदर है ना। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें, इसमें है। तो आई की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों बराबर आती है, तो सबसे ज्यादा आई किसमें है, सबसे ज्यादा आई इसमें है ना। फिर किसमें, इसमें और इसमें। तो मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला होता है, आई यहां लगा दूं मैं, यहां थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं होता है ना। ये चीज तो कांस्टेंट है, आपने सॉलिड डाल दी है कांस्टेंट, तो आई पे डिपेंड करता नहीं करता है। अगर आई ज्यादा होगा तो ये जो है सॉलिड पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन वो तो है,
वो तो हो गए। अब आई का मतलब क्या नाम है, जिसके आई ज्यादा हैं ये पार्टिकल इनटू आई मिलके तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल वो आपने कितने डाले, बोले आपने डाले 0.1 डाले, लेकिन 0.1 से कितने हो गए 0.2, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0.2 नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नीचे तो एंटी कर दो, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जिसका आई ज्यादा हो, जिसका ये ज्यादा हुआ है, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका ये भी ज्यादा होगा, है ना। तो आरएलवी इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, आरएलवीपी क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा। बात सुनो, ये चीज क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ जानी सॉल्वेंट की कंपेयर में। नीचे डिवाइड हो रहा ना, नीचे डिवाइड हो रहा ना, तो कमी आ जानी एक कोई टर्म है, ये सबसे ज्यादा कमी किस में आएगी, सबसे ज्यादा कमी किस में आएगी, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो सबसे ज्यादा इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो आरएलवीपी की वैल्यू जो कमी आ जाएगी, हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कमी आ जाने की मतलब है मैग्नीट्यूड, मतलब अंतर। तो अंतर सबसे ज्यादा इसमें आएगा, तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा अंतर, इसमें, फिर इसमें। जो आरएलवीपी की जो वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ऑर्डर पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव कैसा होता है, इस चीज को यहां पे ले आओ, देखो पी नॉट माइनस, ये तो होता है रिलेटिव, ये होता है रिलेटिव, है ना, रिलेटिव होता है इसके बराबर। और जो अगर खाली इतनी टर्म क्या होती है, लोवरिंग होती है। तो पी नॉट माइनस पी एस ये होती है लोवरिंग, इसको इधर ले जाओ, ये लोवरिंग होती है। तो लोवरिंग भी तो इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, है ना, आई पे डिपेंड करेगी ना। यहां पे आई लगा दोगे यहां पे शुरू में ही, है ना। तो ये क्या होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, है ना, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा। अब बात कर रहे हैं इसकी, तीसरा बात क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ कि आपने पहले ये था पानी था, आपने इसमें क्या मिला दिया, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिला दिए। तो जो भी इसके ऊपर प्रेशर था उसे कहते हैं हम पीएस, और जो प्योर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, पी नॉट ए। तो मैं ये अब इसकी बात कर रहे हैं। तो जितने आप पार्टिकल मिलाओगे इतना ये कम होता है, इतनी कम वेपर बनेंगी। यहां पे खूब सारी वेपर बनती है ना, यहां पे खूब सारी वेपर बनती है। तो जितने आप इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ये मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट, तो इतने तो कम आएगा। तो जितने पार्टिकल अब ज्यादा होंगे जिसके, उतना ही कम आएगा। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके हैं, इसके, तो सबसे कम तो यही आएगा। और सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, ये। तो बी, फिर क्या होगा, ए, फिर सी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएस इन दोनों से डिफरेंट आएगा, है ना। ये तो कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है, लेकिन जो रिलेटिव है ना, बोले कमी आ गई। जैसे मैं कहूंगी आपके अंदर बदमाशी बढ़ गई, तो बदमाशी का मतलब आपने क्या नाम है ज्यादा छूट दी, ज्यादा बदमाशी बढ़ गई। तो बदमाशी बढ़ रही है ना, बढ़ी कब, जो जितना ज्यादा बदमाश बनेगा इतनी ज्यादा बढ़ी ना। तो वो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो चीज है, लोअरिंग वेपर प्रेशर की लोअरिंग में कितनी कमी आई और रिलेटिव कितनी कमी आई, है ना। और जो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो ये दोनों चीज क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल सी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कि आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वैल्यू है वो तो बढ़ेगी ना नंबर ऑफ पार्टिकल आने पे, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल आने पे वैल्यू। ये क्या है, फर्क है। जितना आप ये करेंगे इसमें जो फर्क है, तो जितना आप नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे मिलाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये ज्यादा, कम और ज्यादा का डिफरेंस ज्यादा आएगा नहीं आएगा। ये क्या चीज है, ये डिफरेंस है, पी नॉट माइनस ये थी 100, ये हो गई 80, आपने नंबर पार्टिकल और मिला दिए तो ये हो गई 70, और पार्टिकल मिला दिए तो 60। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, आप ज्यादा पार्टिकल मिलाने पे 40 का आ रहा है, और पहले कितना आ रहा था, 20 का आ रहा था। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाएंगे आप, डिफरेंस ज्यादा आएगा नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, जब आपका ये कम आ रहा है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मिलाने से ये नंबर ऑफ पार्टिकल ये बड़ा हो रहा है, तो ये चीज तो कांस्टेंट है, ये तो शुरू में 100 ही रहेगी। फिर आपने और बढ़ा दिया, इसमें ये और पार्टिकल मिला दिए, तो जो ये आपका था डिफरेंस जो था पहले कितना आ रहा था 80, फिर आने लगा 70, नीचे तो 100 ही है ना। तो जैसे डिफरेंस, अगर नंबर पार्टिकल बढ़ाएंगे तो डिफरेंस बढ़ जाएगा ना। अगर मान लो 20 आ रहा है तो मान लो 30 आएगा, 40 आएगा, तो जितना डिफरेंस बढ़ेगा तो इससे फर्क कोई पड़ रहा है, ये तो सब में कांस्टेंट ही है। तो इसलिए रिलेटिव और लोअरिंग वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने पे बढ़ता है। सिंपल सी बात सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल काय पे है, इस पे डिपेंड है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, यही तो है। और ये क्या चीज है, रिलेटिव
ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, RLVP है ना ये। तो RLVP की जो वैल्यू अगर ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब I बढ़ेगा, और I कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ। लोअरिंग ऑफ प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब आपका I की वैल्यू बढ़ेगी। ये चीज तो सेम है, I की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, तो भैया ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो I की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि एसोसिएशन वगैरह डिसोसिएशन होगा, तो इसमें सब में डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। देखो इसमें बढ़ रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं, आगे बात समझ में। तो ऐसे है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा हो चुका है आई भाई सब। अच्छा ये देख लो 2-4, ये से है आपका NaCl, तो इसमें कितने हैं, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। मैंने कहा जो N की वैल्यू है वही क्या होगी, I की वैल्यू होगी, क्योंकि 100% क्या है इसमें, बढ़िया बात है। तो एसिड हो चाहे बेस हो चाहे सॉल्ट हो, वो क्या करते हैं, एसोसिएशन नहीं करते, क्या करते हैं, सिर्फ डिसोसिएशन करते हैं। तो उसकी I की वैल्यू 1 नहीं होती, तो I की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो जैसे क्या नाम है आपका, हाइड्रोकार्बन है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वगैरह, यूरिया वगैरह, ना ये एसोसिएशन करते ना ये डिसोसिएशन करते। कौन, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप 100 डालोगे 100 निकलेंगे, तो I की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी, 1 रहेगी हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो जब I की वैल्यू क्या नाम है N के बराबर होगी, जब 100% क्या होगा, डिसोसिएशन है ना, I की वैल्यू N के बराबर रहेगी। तो I की वैल्यू N के बराबर कब नहीं रहती, जब तुम इनका फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जो PPT वाले का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जो बुक के अंदर लिखा रहता है, जो मेरा वाला फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं, ऐसे करोगे तब रहेगी, दोनों के लिए तब काम करेगी। तो I की वैल्यू N की वैल्यू तभी बराबर होगी जब आप प्रोडक्ट को समझ के करोगे एसोसिएशन में। तो ये तो सिर्फ I की वैल्यू N के बराबर डिसोसिएशन में होती है ना। तो लेकिन मैं क्या लेता हूं, 1/n ना लेके पार्टिकल को, यही लेता हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। डिसोसिएशन में मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, CH3COOH, इसको आप बनाओ, 2 को क्या बनाएंगे आप, H। अगर आप N की वैल्यू इसको ना लेके, जैसे बुक में लिखा रहता है N की वैल्यू इसको लेते हैं और 1/n फॉर्मूले में लिख देते हैं, N की जगह 1/n लिख देते हैं। तो मैं कह रहा हूं आप N जो मानिए, आप मानिए कि ये कितने पार्टिकल से कितना बन गया, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो गए, इसके क्या रेशियो इनका, बोले 2 में 1 और 1 में कितना होगा, आधा। तो मैं N की वैल्यू जब आधा लेके चल रहा हूं तो I की वैल्यू भी आधी होगी। तो तब आप कह सकते हो कि ये एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में भी I की वैल्यू N के बराबर आती है, जब आप इसको 100% डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, तभी होगा जब मेरे तरीके से लेके चलोगे, वरना डिसोसिएशन में तो मिलेगा, और लेकिन बुक में जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से नहीं चलेगा, 1/n वाले तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, N की वैल्यू 1/n करके कितना, चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, आपको N की वैल्यू क्या लिखनी है, N की वैल्यू आप ऐसे माननी है, जैसे ये आपका K2SO4 है, CH3COOH, ये 2 है, ठीक है, 2 से क्या बनना है, CH3COOH, ये बनना है। तो ये 2 से कितने बने, 1 बना। तो लेकिन 1 से बताना ना, 1 से कितने बने, हमने 1 से बताया ना, तो यहां 1 से कितने बने, 1/2। तो अब N की वैल्यू, वो इसकी वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 1/2। तो N की वैल्यू ऐसे डिफाइन करनी है, तब हम कह सकते हैं कि N की वैल्यू चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, अगर अल्फा = 1 होगा तो N की वैल्यू ही I की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से N की वैल्यू इस तरीके डिफाइन करनी है। आप उसके फॉर्मूला में मत जाइए, सिर्फ फॉर्मूला एक ही याद रखिए, I = दोनों के लिए, एसोसिएशन के लिए भी और डिसोसिएशन के लिए भी 1 + n-1 अल्फा। अगर अल्फा = 1 है, सोचो देखो, अल्फा = 1 है तो I कितना आ जाएगा, 1 + n-1, 1 से 1 कट गया तो I = क्या जाएगा, n आ रहा नहीं आ रहा बताओ, अगर अल्फा = 1 है ना। तो अल्फा = 1 है तो I और n बराबर आते हैं, फॉर्मूला भी ये प्रूव कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है बताओ, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे कर लेना है। अब देखो ये है आपका, ये नेशनल रिएजेंट है, आपने पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, वहां पे टेस्ट नेशनल टेस्ट में नेशनल रिएजेंट है K2HgIO4। तो ये वैसा वैसे टूट जाएगा, ये यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, तो 2K+ इसमें टूटता है। तो कितने हैं, 2 पार्टिकल तो ये हैं, और 1 पार्टिकल कितना है, ये है। तो इस एक में ये कितने बने, तब N डिफाइन करते हैं ना, तो कितने बने, 3। तो N की वैल्यू कितनी जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे Cu2I2 जो होता है ना, ये ऐसे टूटता है, अब ऐसे नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं टूटता, है ना। ये हमें थोड़ा याद रखने पड़ते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं वो इस तरीके से डिसोसिएट होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप यहाँ पे 3 4 2 ये 4 मत कर देना, है ना, ये तरीका कैसा है, गलत है। ठीक है, तो कितने बनेंगे आपके,
दो ये Cu2 डाइमर Cu2 के ऊपर 2 चार्ज और 2I ऐसा बनेगा, तो 2 ये और 1 ये, टोटल मिला कितने बन गए? 3 बन गए। तो ऐसे ये वाला है Hg2I2 Hg2I2 के Hg डाइमर में ये 2 और ये 2 ये 1 ये और 2 ये 3 ये नहीं है। ऐसे ये गलत तरीका है, इस तरीके से तोड़ेंगे। तो इन दो को याद रखना है आपको, बाई चांस आ जाए तो इनकी n की वैल्यू अपने हिसाब से नहीं तोड़नी, इनकी n की वैल्यू आप 4 ना करके 3 करना, Cu2I2 और Hg2I2, इसको ध्यान रखना है, 2 स्पेशल है ना, ज्यादा आपको ऐसा पूछेगा नहीं कोई। देखो ये हमारा ये बात आ गई थी ये वाले सॉल्यूशन वाली। देखो जो Kb की और Kf की वैल्यू है ये काय पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। जो Kf जो हमें फॉर्मूले में आया था वो क्या होता है? वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अलग अलग सॉल्वेंट होगा तो वाटर का Kb अलग होगा और वाटर का Kf अलग होगा। जो कांस्टेंट है ना, ये सॉल्वेंट से मतलब होता है, इनका कतई भी सॉल्यूट से मतलब नहीं होता है ना। कोई ऐसे थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या Kb क्या होगा और Kf क्या होगा, है ना, ये तो हमेशा परेशानी करेगा, बाहर जाके भी आवाज भी यहीं को आ रही है, हर तरीके से परेशान करेगा, आवाज भी यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है। अब देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम, है ना। डेल्टा टीबी क्या होगा? आई के बी एम। तो ये डेल्टा टीबी देखो यहाँ पे, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हमने कहा है कोई ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट की वेपर कैसी होती है? ज्यादा होती है, कम? और सॉल्यूशन जब आप इसमें सॉल्यूट डाल लेते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल लेते हो, वेपर कैसी होती है? कम। तो बॉइलिंग पॉइंट ये तो है आपका सॉल्वेंट, है ना, और ये क्या है आपका? सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है? सॉल्यूशन का। तो आपका डेल्टा टीबी क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ज्यादा माइनस कम। मैंने यहां पे 100 का एग्जांपल दिया था ना, और यहां कितना दिया था? 102। तो 102 माइनस 100 मतलब सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, या माइनस कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? सॉल्यूशन का हमेशा सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो डेल्टा टीबी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या किसे किसे माइनस करेंगे? सॉल्यूशन में से फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन, सॉल्यूशन में से माइनस सॉल्वेंट को। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब देखो जितने में यहां पे आयन सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा डालूंगा तो इतनी वेपर कम बनेगी, इतना ही मुझे बॉइलिंग पॉइंट मेरा ज्यादा आएगा। उस सॉल्यूशन का जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसमें ज्यादा आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट। तो 102 की बजाय 104 आ जाएगा, है ना। तो 104 माइनस कितना हो जाएगा? 100। अब वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो पहले कितनी आएगी? 2। तो बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिलाऊंगा इतने ही मेरा क्या नाम है? डेल्टा टीबी बढ़ेगा। तो डेल्टा टीबी का के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? एन के, जब 100% हो। तो आई भी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब होता है आई का, कि टोटल आई कितने पार्टिकल हैं उसके अंदर। तो आई पर डिपेंड कर रहा है ना ये डेल्टा टीबी भी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है देखो वाई पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे कम थे, यहां नंबर पार्टिकल मैंने यहां बढ़ाए, तो क्या नाम है? ये क्या बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ गया। मैं और ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब कहने का मतलब है आई की वैल्यू ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा बढ़ जाए, जो पार्टिकल मैंने डाले हैं उसमें डिसोसिएशन और ज्यादा हो जाए, या फिर मैं और एक्स्ट्रा मिला दूं, तो आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे यहाँ पे तो क्या क्या हो जाएगा? सॉलिड वेपर को जाएगी कम वेपर होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मैंने बताया ना, वेपर कम होगी, जिस लिक्विड की या जिस सॉल्यूशन की वेपर कम होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बताया था ना रोल्स लॉ वगैरह में, ठीक है। तो आई में जो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना, क्योंकि हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग डेल्टा टीबी भी बढ़ता है, डेल्टा टीबी भी बढ़ता है। और आपका जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सॉलिड पार्टिकल मिलाने से, आई की वैल्यू बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता है ना। आगे बात समझ में? अच्छा देखो डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ क्या? देखो सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, देख रहे हैं आप? अच्छा यहां पे हमारा मान लो ये क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? सॉल्वेंट का वाटर, खाली वाटर लेके चलें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता नहीं होता है? और केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन, इतना ही होता है, ठीक है। जैसे ही आप सॉलिड पार्टिकल यहां डालेंगे तो वेपर कम हो जाएंगी, तो वेपर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट आपका और नीचे डाउन जाएगा, आसानी से वो चीज जमेगी नहीं, है ना। वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, वो भी क्या नाम है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वेपर प्रेशर में लेके। तो ये वेपर प्रेशर क्या होगा? आपका कम हो जाएगा, तो क्या नाम है? आपका क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इसका कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट
क्या डालने से, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो ये कम है, मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से ये फाइनल वाली में से इसको माइनस करना है। तो डेल्टा TF क्या होगा, 4 माइनस कितना 0। मैंने क्या कहा, आपका जो डिफरेंस होता है आप इसको 273 करके कर लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, है ना। 273 के लिए 273 में ये ऐड कर लीजिए। तो जो भी डिफरेंस आएगा आपका डेल्टा TF आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो काय पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ। अब पहली बात तो आएगा कैसे, साइन कैसा होगा उसका, निगेटिव होगा ना, ये निगेटिव मान निगेटिव तो निगेटिव होगा नहीं होगा। पहली बात तो डेल्टा TF निगेटिव आएगा, और डेल्टा TF क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना, ये निगेटिव आएगा। दूसरा वाला काय पे डिपेंड करेगा, सेम आई की तरह, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जो सॉल्यूशन का है वो आई के क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है इनवर्सली, आपका जितना आप सॉलिड पार्टिकल डालेंगे इतना ही इसका कम होगा। -4 आ रहा है ना, तो और कम हो जाएगा, -5 आ जाएगा। जितने आप पार्टिकल बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का लगातार कम होता चला जाएगा। तो जब भी कोई सड़कों जहाँ ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ पड़ती है और वो रास्ते जाम हो जाते हैं, तो वहां पे उसके अंदर हम नमक क्यों मिलाते हैं, नमक नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या कम हो जाएगा। उस वक्त मान लो टेम्परेचर उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है एनवायरमेंट का, और वो बर्फ जमी पड़ी है, उसी में अगर आप नमक मिला दोगे तो नमक मिलाने से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिलाने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो वो कहेगी अब मेरे अंदर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा हो गए, अब मैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमूंगी नहीं, मैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमूंगी। क्यों नहीं जमूंगी, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, कम हो जाएगा, मैं तो -7 में जमूंगी। तो जैसे आप सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और लो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो वहां पे एनवायरमेंट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा होगा, उसमें वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो पानी वो जमेगा नहीं, क्योंकि वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया ना, नमक मिलाने से क्या बन गया, वो एक सॉल्यूशन बन गया। तो जैसे आप सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे, जैसे आप नमक मिलाएं, चीनी मिलाएं, जो भी मिलाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाने से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो वो चीज रास्ता जो है वो क्या होता है, बह जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। तो इसलिए नमक डालते हैं, जहां पे बर्फीले इलाके होते हैं, बर्फीले रास्ते साफ करने के लिए नमक को मिलाते हैं, ये उसका एप्लीकेशन है ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अगर एक बात बताओ मुझे, ये सब हम पढ़ लिए, ये आपका ये पानी सिंपल पानी है और ये पानी आपका नमकीन पानी है, तो कौन सा पानी जल्दी जम जाएगा, सिंपल पानी जल्दी जम जाएगा। आगे बात समझ में, अगर नमक का पानी मिला कर डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हाँ। तो आपकी एक आप जब आइसक्रीम जमाते हो तो आपको टाइम लगता ही लगता है आइसक्रीम जमाने में, और मम्मी आइसक्रीम नहीं जमी, अभी तक आपने सुबह रखी थी, आप झूठ तो नहीं बोल रही, टाइम लगता ही लगता है। जबकि बर्फ जम जाती है, क्यों नहीं जमती, आइसक्रीम अंदर क्या पड़ा रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पड़े रहते हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, वो ज्यादा टाइम लेती है आइसक्रीम जमने में। आ रही है बात समझ में, आइसक्रीम जो है ज्यादा टाइम लेती है जमने में एज कंपेयर टू आपका पानी, और नमकीन पानी या चीनी वाला पानी जो होगा, शिकंजी आप जमाओगे तो वो देर से जमेगी, और सिंपल पानी होगा आपका जल्दी जम जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डालने से क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये वाली, हाँ। तो क्या नाम है, ये क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाएगा, है ना, डिप्रेशन कम हो जाएगा, क्या नाम है, मतलब वो वैल्यू कम हो जाएगी सॉल्यूशन की। और डेल्टा TB क्या होगा, डेल्टा TB इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा TB का डिफरेंस है ना, उसका प्योर वाले का उसका डिफरेंस है, लेकिन वो क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस में इंक्रीज करेगा, तो माइनस में आता है ना ये। तो आई के ये डिफरेंस जो है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे तो डेल्टा TF क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेल्टा TF डिफरेंस ये तो 0 था, अब कितना होगा, -7 हो गया, फिर और पार्टिकल में आएगा तो -8 हो जाएगा, फिर और पार्टिकल में आएगा तो -9 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो बढ़ रहा है ना दोनों का, है ना। इसमें से इसे मिलाओगे तो -8 में 0 करोगे तो -8 बच रहा नहीं, बच रहा है, आप कैलविन में करना माइनस में, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी तो लास्ट रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और देखो KB क्या होता है, KB का फॉर्मूला होता है R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और TB तो पता ही है आपको, TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। तो KB का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आपको ये NCERT में ये फॉर्मूला दिखा रखा है, लेटेंट हीट का ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 1000 से यूनिट चेंज करने के लिए 1000 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लेटेंट हीट के लिए क्या लिख दिया, ये अपॉन ये, ठीक है। ये फार्मूले हैं इसके, KB के, KF के भी सेम फार्मूला ये है। ये वो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। और लेटेंट हीट के लिए क्या लिख दिया हमने, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये इसके फार्मूले हैं, ऐसे ही सभी फार्मूले यूज होंगे, कभी कभी रेयरली पूछ लेते हैं इसको भी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है?
ऑस्मेटिक पे थोड़ा सा रह गया। हाँ हैं, चलो ठीक है, कल पढ़ा देते। ये बात इन्होंने बहुत सही कही, यहीं पे ख़त्म करते हैं ऑस्मेटिक।